हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो अगले दिन आप लोगों को जो क्लास 1 था उसमें क्लास 1 और क्लास 2 यानी लेक्चर 1 लेक्चर 2 तक बताए थे। यानी हड़प्पा सभ्यता का परिचय बता दिए थे, पुरातत्व क्या है ये सभी बता दिए थे। उसके बाद पुरातात्विक उत्खनन क्या है बताए थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी भी बताए थे। उसके बाद ये सब था कि कौन कौन सा शहर कहाँ पे स्थित है, कब खोज किया मतलब और किस ज़िले में था, ये सारा चीज़ बताए थे। कौन सा शहर किस नदी के किनारे था। अब आता है हड़प्पा सभ्यता का काल, ये भी बताए थे हम हड़प्पा सभ्यता के काल के बारे में कि कहाँ से कहाँ तक काल था हड़प्पा सभ्यता का। तो इसके आगे जो अब आज बताने वाले हैं, अब यहाँ से आज बताते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए अब शुरू कर रहे हैं। कहता है कि इसमें से कार्बन 14 विधि और डॉक्टर व्हीलर के द्वारा निर्धारित हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक अधिकांश लोगों के द्वारा मान्यता दी गई है। मतलब कार्बन 14 विधि और डॉक्टर व्हीलर के निर्धारित के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो काल था यानी तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक अधिकांश लोगों ने माना है, और यही काल माना भी गया है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का काल यही है, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। फिर है आगे कि कार्बन 14 विधि यानी कि ये विधि क्या था, कार्बन 14 विधि क्या था, यानी कि C14 इसको कह सकते हैं। यानी कार्बन 14 विधि क्या है, यानी कार्बन 14 मेथड क्या है। तो बोलेंगे कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। यानी तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिकन के प्रख्यात रसायन शास्त्री B.F. लीवी के द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। यानी कि कार्बन 14 विधि की जो खोज था एक अमेरिका का वैज्ञानिक था, जिस रासायनिक शास्त्री अमेरिका के प्रख्यात रासायनिक शास्त्री थे, नाम था B.F. लीवी। क्या नाम था? B.F. लीवीदेव, यानी B.F. लीवीदेव के द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। तो याद रखिएगा, इसका खोज B.F. लीवीदेव के द्वारा 1946 में की गई थी, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे। चलिए आगे है। कहता है कि इस विधि के अनुसार, यहाँ पर देखिए, इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। यानी इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 जो है समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में, यानी कोई वस्तु अगर जो मृत्यु हो जाता है किसी वस्तु का या तो कोई भी चीज़ का, मानव का भी अगर मृत्यु हो जाता है या विनाश हो जाती है, तो उस अवस्था में कार्बन 14 तो स्थिर रहता है। कहता है कि उस वस्तु में कार्बन 14 तो स्थिर रहता है, मगर कार्बन 12 स्थिर रहता है। कितना? कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, परंतु कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है। यानी कि कार्बन 14 जो है वो हमेशा धीरे धीरे क्या होने लगता है? क्षय होने लगता है। कार्बन का जो अर्ध आयु काल जो है वो कितना है? 5568 या तो प्लस माइनस 30 वर्ष होता है। यानी कि 5668 तो रहता ही है, और कभी प्लस 30 वर्ष हो जाता है, यानी बढ़ जाता है प्लस में, कभी माइनस में 30 वर्ष हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ है। यानी कि कार्बन का अर्ध आयु काल जो है वो कितना है? 5568 और प्लस माइनस 30 वर्ष होता है। यानी कभी बढ़ता है 30 वर्ष, कभी 30 वर्ष घट जाता है। अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रहती है। कितनी रहती है? आधी। यानी कहता है इतने वर्षों में, जो 5568 वर्षों में कार्बन 14 की जो मात्रा जो है
मतलब क्या रहती हैं, आधी रहती हैं। इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है, यानी इस प्रकार से कोई भी वस्तु की मतलब गणना करके निकाली जाती है इसका काल। कहता है कि जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है, फिर बोल रहे हैं कि जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है तो वह वस्तु उतनी ही प्राचीनतम मानी जाती है। यानी कोई भी वस्तु में जितनी कार्बन 14 की मात्रा कम होगी उतनी ही वह वस्तु प्राचीन मानी जाएगी। कहता है कि पदार्थों में कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया को रेडियोधार्मिकता कहा जाता है। देख लीजिए, यानी कि पदार्थों में कोई भी पदार्थ में कार्बन 14 की जो मात्रा होगी उसको, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, रेडियोधार्मिकता की प्रक्रिया कहा जाता है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, कार्बन 14 विधि को क्या कहा जाता है, रेडियोधार्मिकता विधि कहा जाता है। उसके बाद है इसका खोज किसने किया था, तो जी.एस. लिविदेव ने किया था। आप यहाँ देख सकते हैं जी.एस. लिविदेव ने कब 1946 में किया था। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। और किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 तो हमेशा स्थिर रहता है और कार्बन 14 जो है वो हमेशा मतलब क्या हो जाते हैं, मतलब कार्बन 14 निरंतर यानी हमेशा क्या होते हैं, क्षय होने लगता है। और फिर जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितनी अधिक होती है, कार्बन 14 की मात्रा जिस वस्तु में जितनी अधिक होती है तो वह वस्तु उतनी ही प्राचीनतम मानी जाती है। जितनी अधिक नहीं, जितनी कम होती है, जितनी कम होती है वह वस्तु उतनी ही प्राचीनतम मानी जाती है। जितनी अधिक होगी वह वस्तु उतनी मतलब नया मतलब माना जाएगा, नवीनतम। और कार्बन 14 की जो आयु होता है वो कितना होता है, 5568 और प्लस माइनस 30 वर्ष का होता है। समझ में आ गया होगा बच्चों यहाँ तक। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब यहाँ पे है हड़प्पा सभ्यता की नगरों की कहानी, यानी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व, ये आपका चैप्टर है। और पॉइंट जो है अगला नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका, ये पॉइंट है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट है। चलिए अब पॉइंट आता है कि हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं, यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा नगर था वहाँ से कौन कौन सा वस्तु प्राप्त हुआ था। तो पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा विभिन्न पुरातात्विक सामग्री प्राप्त की। कहता है कि पुरातात्वविद जो थे उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के स्थल पर उत्खनन करके विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक से संबंधित वस्तु निकाले। इनके द्वारा प्रस्तुत की गई पुरातात्विक रिपोर्ट में इन वस्तुओं का उल्लेख मिलता है। जो भी उन्होंने रिपोर्ट पारित किया उसमें इस वस्तु का उल्लेख मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख शहरों से निम्न अनुसार सामग्री प्राप्त हुई है, यानी हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख शहर हैं जहाँ से कि पुरातात्विक से संबंधित वस्तु प्राप्त हुई है। तो उसमें से पहला जो शहर है वह आपका मोहनजोदड़ो, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में आप जान लीजिए थोड़ा क्या क्या मिला है, टोटल चीज़ बताएंगे। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बड़ी उपजाऊ थी, यानी मोहनजोदड़ो के आसपास की जो भूमि थी और बहुत उपजाऊ थी, यानी उपज वाली मिट्टी थी। इसे सिंध का बाग कहा जाता है, यानी मोहनजोदड़ो को सिंध का क्या कहा जाता है, बाग। अब सिंध का बाग क्यों कहा जाता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो सिंधी नदी के किनारे था, इसीलिए सिंध का बाग। अब वो खाने वाला बाग नहीं है यहाँ पे, समझे, जो कि क्या करता है आदमी लोगों को जो मतलब झपेट लेता है, वो बाग नहीं है, बल्कि बाग है आपका। बाग मतलब बगीचा है, समझे, एक प्रकार का फील्ड के तरफ जो होता है जैसे खेलने धूपने वाला। तो मोहनजोदड़ो के आसपास भूमि बहुत उपजाऊ थी, इसे सिंध का बाग कहा जाता था। यहाँ से 1998 ईस्वी में मुहरे, पुजारी का सिर, मोम के सांचे,
कांच की नर्तकी यानी कांच की नर्तकी मतलब नाचने वाली एगो कांसा की मूर्ति थी। और सभागार, सीप का पैमाना, सूती कपड़े के अवशेष, पानी का जहाज, हाथी का कपाल, शिलाजीत, गाड़ी के पहिए, मेसोपोटामिया की मुहरें, जो मेसोपोटामिया के उस समय सभ्यता थी वहाँ की मुहरें, दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा यानी एगो प्रतिमा मिला था, मूर्ति मिला था जिसको दाढ़ी था मनुष्य को, हाथी की दांत यानी हाथी दांत की तराजू यानी हाथी का दांत का तराजू मिला था, पशुपति की मुद्रा आदि वस्तुएं प्राप्त हुई थी। यानी मोहनजोदड़ो से इतना वस्तु प्राप्त हुई है। आप ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा मतलब मन में रखिएगा ताकि ऑप्शन में आएगा तो आंसर मार सकते हैं और सब्जेक्टिव लिखने में भी काम आएगा। तो मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो के आसपास भूमि जो था उपजाऊ था, इसीलिए इसे सिंधु का बाग कहा गया। यहाँ से 1398 ईस्वी में मुहरे मिले थे बहुत सारा, यानी हड़प्पा से कुछ कम मिले हैं मुहरे, हड़प्पा में सबसे अधिक मुहरे मिले थे। उसके बाद पुजारी का सिर, मोम के सांचे, कांच की नर्तकी मूर्ति, सभागार, सीप का पैमाना, सूती कपड़े के अवशेष, पानी का जहाज, हाथी का कपाल मिला है, सोच लीजिए कपाल, हाथी का कपाल, शिलाजीत, गाड़ी का पहिया मिला है, मेसोपोटामिया की मुहरे मिली हैं, दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा मिली है, हाथी के तराजू मिले यानी हाथी के दांत की तराजू, पशुपति की मुद्रा यानी जो पशुपति उस समय पूजा जिसकी करते थे हड़प्पावासी ने, पशुपति देवता का, उसका भी मुद्रा मिला है। मुद्रा पे मतलब पशुपति का चिन्ह था। आदि वस्तु वहाँ पे प्राप्त हुई है। ये हड़प्पा सभ्यता का पहला शहर था जहाँ से कुछ वस्तु प्राप्त हुए हैं। चलिए दूसरा शहर जो है वो है हड़प्पा। कौन है? हड़प्पा के बारे में अब बताते हैं। अब देखिए हड़प्पा से क्या क्या मिला है। तो यहाँ से स्त्रियों की लघु मृन मूर्तियाँ मिली हैं, यानी स्त्री की जो है लघु मतलब छोटी आकार में मृन मूर्तियाँ, मृन मतलब मरी हुई मूर्तियाँ मिली हैं। स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है, यानी एक ऐसी स्त्री की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखता है। स्त्री के गर्भ से एक पौधा मतलब निकलता हुआ दिखता है। उसके बाद में पत्थर के शीशन व योनि, यानी पत्थर के जो शीशन मिले थे और पत्थर के योनि मिले थे। ठोस पहिए वाली गाड़ी और ठोस पहिए वाली गाड़ी भी मिली है। प्रसाधन मंजूस यानी प्रसाधन मंजूस मिले हैं। RH-37 कब्रिस्तान जहाँ पे कि लोगों को दफनाया जाता था, यानी RH-37 कब्रिस्तान मिले हैं, इन लोगों को दफनाया जाता था। जो लकड़ी का हल मिला है, लकड़ी का हल जो कि खेत उत मतलब जोतने में काम आता होगा, जुताई करने में। लेख युक्त बर्तन, यानी जो भी लेखन युक्त बर्तन होता था, बर्तन में कुछ उस समय लिखा जाता था तो वो मिला है। उसके बाद है कि ये मिला है मुखौटे मतलब मुखौटे भी मिले हैं, मुकुट जिसको कहते हैं। शंख का बैल मिला है। आप शंख देखे होंगे रहता है पुजारी के पास, तो उसका मतलब शंख का बैल मिले हैं। ये तो बोल सकते हैं मतलब शंख जो है ना वो बैल के तरह मतलब बना हुआ रहता था, चित्र वैसा मिला है। तांबे की मुहरें मिले हैं और जौ मिले हैं, गेहूँ मिले हैं, गेहूँ की भूसा भी मिले हैं। गेहूँ मिलेगा तो उसका भूसा ऑटोमेटिक मिलेगा। मटर और तिल की खेती वहाँ पे होती थी, यानी मटर हो गया और गेहूँ हो गया या और तिल हो गया, इन सभी की खेती होती थी। कहते हैं खेती के प्रमाण एवं खरगोश के चित्र वाली मुद्रा मिली है, और एक मुद्रा पे मतलब खरगोश का चित्र है वैसा मुद्रा मिला है। तो खरगोश के चित्र वाली मुद्रा मिली है। और उसके बाद मटर तिल ये सब चीज़ कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिली हैं। तो बच्चों आपको याद रहा होगा कुछ ना कुछ, ताकि हड़प्पा से क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई है। चलिए अब इससे आगे निकलते हैं। आगे है चनहुदड़ो। कौन सा शहर है? जो तीसरा नंबर पे शहर है वो चनहुदड़ो है। चनहुदड़ो से क्या मिला है देख लीजिए। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है, यानी चनहुदड़ो से जो है मनके बनाने के कारखाना मिले हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है कि मनके बनाने के कारखाना कहाँ से प्राप्त हुए थे? चनहुदड़ो से। अलंकृत हाथी, यानी हाथी का एक अलंकृत मतलब प्राप्त हुआ था, जो कि हाथी मतलब बना हुआ था। तो उसके बाद है सुवान भी मिला है, सवान। उसके बाद पीतल की बक्कत, यानी पीतल का एक बक्कत मिला है, बक्कत जो कि पीतल का बना हुआ है। उसके बाद लिपस्टिक का साक्ष्य भी मिला है।
चनहुद्रो से, ये भी आप याद रखिएगा। यानी वहाँ पे जो महिलाएं लोग होती थी, महिलाएं लोगों ने, लड़की लोगों ने लिपस्टिक मतलब यूज करता होगा, इसीलिए लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। तराजू एवं बैलगाड़ी आदि मिले हैं, तराजू भी मिले हैं और बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है। तो यह मोहनजोदड़ो में 128 किलोमीटर की दूर स्थित है। यानी कि इतना चीज़, बैलगाड़ी, तराजू, लिपस्टिक का साक्ष्य और पीतल की बक्कत, मनके बनाने के कारखाना, अलंकृत हाथी, सवान, ये सब चीज़ कहाँ से मिले हैं बच्चों? तो ये सब चीज़ हड़प्पा सभ्यता के चनहुद्रो शहर से मिले हैं। और कहता है कि यह चनहुद्रो जो है मोहनजोदड़ो से 128 किलोमीटर दूर पर था। तो याद रखिएगा, चनहुद्रो मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? 128 किलोमीटर दूरी है। तो चनहुद्रो से जो भी चीज़ मिले थे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत खुदाई करने के बाद सारा चीज़ आपको बताया हूँ। आगे जो आता है आपका, वो आता है लोथल। ये लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह नगर था, यहाँ से उन्होंने व्यापार करते थे। तो देख लेते हैं लोथल से क्या क्या चीज़ प्राप्त हुए हैं। और लोथल जो था भोगवा नदी के किनारे था, आप ये भी याद रख लीजिएगा। कहता है कि यहाँ से फारस की मोहरे, यानी उस समय फारस का भी सभ्यता था, तो फारस की मोहरे प्राप्त हुए थे लोथल से। धान जो होता था, धान की खेती की जाती थी, धान और बाजरे की खेती के प्रमाण, यानी धान की भी खेती की जाती थी लोथल में, इसीलिए वहाँ से लोथल से धान खेती का साक्ष्य मिला। और क्या बोलते हैं, बाजरे की खेती भी की जाती थी लोथल में, तो लोथल से बाजरे की खेती का भी प्रमाण मिला। आटा पीसने वाली चक्की, अब देखिए बाजरा जो पीसता होगा जिससे कि रोटी बना करके खाता होगा, तो वहाँ पे चक्की भी इसका मतलब होगा पीसने के लिए, तो आटा पीसने वाली चक्की भी मिला है वहाँ से। हाथी दांत का पैमाना, यानी हाथी का दांत मिला है, किसी तरह हाथी मारा होगा तो किसी तरह, तो उसका दांत मतलब मिला था। हाथी दांत का पैमाना, यानी उसका एक पैमाना बना हुआ मिला था। मनकों का कारखाना, यानी मनका भी यहाँ पे बनता था। आप देख सकते हैं चनहुद्रो में तो मनके बनाने का कारखाना मिला ही था, पर यहाँ से भी मिला है, लोथल से ही। तो दोनों जगह से याद रखिएगा कि मनकों का कारखाना कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था, और चनहुद्रो से भी मिला था। कुत्ते की मूर्ति, यानी कुत्ते की मूर्ति मिली है। कुत्ता भी वहाँ पे इसका मतलब लगता है कि पालता होगा। और कहा भी जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुत्ता जो था एक मतलब पालने वाली क्या था? पशु था, यानी पहला पशु था। फिर कहता है कि बकरी की हड्डियाँ, बकरी भी वहाँ के लोगों ने पालता होगा, इसीलिए कहता है बकरी की हड्डियाँ मिली हैं, पालता होगा तब ना हड्डी मिला। 3 युगल समाधान, एक एवं गोदी के प्रमाण मिले। गोदी मतलब बंदरगाह होता है, क्या होता है? बंदरगाह। इन्हें की गोदीवाड़ा का मतलब बंदरगाह, इसलिए बताएं कि मोहनजोदड़ो जो था यह एक बंदरगाह नगर था, यानी गोदीवाड़ा का साक्ष्य था। यानी गोदीवाड़ा नगर बोलो या बंदरगाह नगर एक ही होता है। तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। 3 युगल समाधान, यानी 3 व्यक्ति को, तीन जोड़ा को एक मतलब साथ समाधान किया गया था। कहाँ पे? लोथल में, मतलब दफनाया गया था, ऐसा बोल रहे हैं। 3 युगल मतलब जोड़ा, 3 जोड़ा लगातार। तो ऐसा सिस्टम कहाँ पे दफनाया गया था? लोथल में। तब लोथल से क्या क्या मिला था बच्चों? सारा चीज़ बताएं आपको कि यहाँ से फारस की मोहरें मिली थी, धान व बाजरे की खेती के प्रमाण मिले, आटा पीसने की चक्की भी मिले थे, हाथी का दांत का पैमाना मिला, मनको बनाना का कारखाना मिला, कुत्ते की मूर्ति मिली, बकरी की हड्डियाँ मिली, 3 युगल समाधान मिला, गोदीवाड़ा का अवशेष या बंदरगाह का अवशेष कहाँ से मिले? तो लोथल से मिले। ये लोथल भोगवा नदी के किनारे हैं, आप याद रख लीजिएगा। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। और ये पड़ता है आपका वर्तमान में भारत में। कहाँ पे? भारत में। अब भारत के गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात राज्य में है ये लोथल। चलिए, अब इसके बारे में आप जान गए होंगे। अब जो अगला शहर आता है बच्चों, वो आता है कालीबंगन। कौन आता है? कालीबंगान कहिए या तो कालीबंगा कहिए या कालीबंगन कहिए, एक ही है। ये राजस्थान में था। कहाँ पे था? राजस्थान में कालीबंगा था। और किस नदी के किनारे था? तो यह था सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी या तो घग्घर नदी। घग्घर नदी कहिए या तो सरस्वती नदी के किनारे था कालीबंगा, राजस्थान में स्थित था। यह काले रंग की चूड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध थे। अभी यहाँ पे हम खुद बताएंगे आपको।
कहते हैं कि यहाँ से अग्निकुंड मिले थे, अग्निकुंड का साक्ष्य मिला था। यानी कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ अग्निकुंड थे, इसका मतलब वहाँ पे यज्ञ समारोह भी होता होगा, तब ना अग्निकुंड मिला। उसके बाद बेलनाकार मोहरे, यानी मोहरे मिले थे बेलना के जैसा। उसके बाद अलंकृत फर्श, यानी वहाँ पे अलंकृत फर्श मतलब ज़मीन भी मिले थे वहाँ पे। फर्श मतलब जो कि उसको सर किया हुआ, ईंटा बिछा करके प्लास्टर किया हुआ, ऐसा चीज़ मिला था, अलंकृत फर्श। तांबे के बैल की मूर्ति, यानी बैल की मूर्ति मिली थी तांबे का बना हुआ, सोच लीजिए। लकड़ी की नाली, यानी वहाँ पे लकड़ी की नाली मिली थी। कालीबंगन में जो नालियाँ बनी गई थी सड़क के किनारे, वो लकड़ी की नाली बनी थी। उसके बाद है नक्काशीदार ईंटें, नक मतलब नोखना वाला जो ईंटो होता है ना, वो ईंटा मिला था वहाँ पे। उसके बाद मस्तिष्क शोथ की बीमारी वाला कपाल, यानी कि जो मस्तिष्क किसी का मन जैसे कि शोथ हो जाता है तो मतलब बीमार पड़ जाता है, तो वैसा कपाल मिला था, जो कि बीमार वाला कपाल। हल से जुते खेत के साक्ष्य, यानी कालीबंगन में जब खेत जुताई करता होगा तो हल भी तो होगा ना, तो इसीलिए वहाँ पे हल से जुतते हुए ही खेत का साक्ष्य मिले थे। यानी जो हल जैसे पता चल रहा था कि साक्ष्य कि यहाँ पे खेत जुताई हो रहा है, ऐसा ही साक्ष्य मिला था। तो हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले थे। भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, यानी वहाँ कालीबंगन में भूकंप भी आती होगी, क्योंकि वह एक रेगिस्तानी इलाका है राजस्थान, तो इसीलिए वहाँ पे भूकंप भी आती होगी। तो ऐसा कहता है कि भूकंप के प्रमाण, प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, यानी भूकंप भी वहाँ पे आता होगा, ऐसा प्रमाण बताया जाता है। तो कालीबंगन से क्या क्या मिला है बच्चों, सारा चीज़ आपको बताएं, इसको भी एक बार देखिएगा ज़रूर। चलिए अब नेक्स्ट शहर जो आता है वो आता है आपका बनवाली। कौन आता है? बनवाली बोलिए या बनावली बोलिए, एक ही चीज़ है। ये बनावली आपका होगा हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में बच्चा होगा, हरियाणा के हिसारगढ़ ज़िले में होगा बनवाली, आप ज़रूर याद कीजिएगा। आगे है कि यहाँ से चक्राकार अंगूठियाँ मिली हैं। क्या मिली हैं? चक्राकार, यानी कि गोल, यानी चक्कर मतलब गोल जैसी अंगूठियाँ मिली हैं, पहनती होगी वहाँ के लोगों ने। नाक व कान की बालियाँ मिली हैं, या नाक में और कान में जो बाली पहनते हैं वो भी यहाँ से प्राप्त हुई है। मछली पकड़ने का कांटा मिला है, यानी एक मछली वहाँ पे पकड़ता होगा। इसका मतलब पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मांसाहारी भी होंगे, क्योंकि मछली भी खाता होगा, तब तो मछली पकड़ने का साक्ष्य मिला है। तो मछली पकड़ने का कांटा मिला है, जो कि जाल की तरह रहता था, तब उसमें मछली फंस जाता था। और मिट्टी के बने खिलौना मिले हैं, यानी इसका मतलब है कि वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, रंग समारोह भी होता होगा, यानी मेला सब भी लगता होगा, तब तो मिट्टी के बने खिलौने मिले, तो खिलौना सब बनाता होगा। तो ये सब चीज़ मिले हैं कहाँ से? बनवाली से। बनवाली से क्या क्या मिले हैं बच्चों? चक्राकार अंगूठियाँ मिले हैं, नाक व कान की बालियाँ मिली हैं, मछली पकड़ने का कांटा मिले हैं, और मिट्टी के बने खिलौना भी मिले यहाँ पे, यानी मिट्टी से बना हुआ खिलौना भी प्राप्त हुई है। तो ये बनवाली के बारे में आपको बताएं हम। अब जो आगे आता है वो क्या है? आगे जो पॉइंट है आपका वो है उदाहरण, यानी कि किसी बड़े स्थल की पुरातात्विक रिपोर्ट, यानी कि कोई भी वहाँ पे स्थल पे, बड़े बड़े स्थल पे जो पुरातात्विक रिपोर्ट पारित हुआ, उस रिपोर्ट के बारे में अब जानते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे क्या लिखा हुआ है रिपोर्ट के साथ। था तो राय बहादुर दयाराम साहनी जो था, राखाल दास बनर्जी और एन.जी. मजूमदार, अर्नेस्ट मैके, रविंद्र सिंह वस्ट, सुरभान और यगदत्त शर्मा, बीबी लाल, जगपति जोशी एवं रंगनाथ राव आदि ने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों के उत्खनन के उपरांत, यानी उत्खनन पर पुरातात्विक रिपोर्ट प्रस्तुत की। यानी ये जितना आदमी हम बोले हैं, जैसे कि राय बहादुर दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, मजूमदार साहेब, अर्नेस्ट मैके साहेब, रविंद्र सिंह विशिष्ट, उसके बाद सूरजभान, यगदत्त शर्मा, बीबी लाल, जगपति जोशी, रंगनाथ राव, इन सभी ने कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के, यानी कि अलग अलग शहरों के, मतलब इन सभी ने क्या किया? खुदाई किया था और विभिन्न स्थलों के उत्खनन किए कि नहीं? बिल्कुल किए। जैसे कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का किया, राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का किया, एम.जी. मजूमदार ने लोथल का किया। इस प्रकार से सभी लोगों ने अलग अलग स्थानों पे उत्खनन किया और अपना मतलब पुरातात्विक से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की, यानी रिपोर्ट दिया। आगे कि इन पुरातात्विक रिपोर्ट में विभिन्न
स्थलों पर प्राप्त पुरातात्विक सामग्री का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। यानी कि इन सभी ने पुरातात्विक से संबंधित स्थलों पर खुदाई करके अनेक प्रकार की पुरातात्विक से संबंधित सामग्री निकाली और उसके बारे में प्रस्तुत किया। इन पुरातात्विदों ने स्वयं भी अपनी रिपोर्ट में कुछ प्राप्त वस्तुओं का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। इन सभी ने अपने वस्तुओं के आधार पर कुछ वैज्ञानिक विश्लेषण का मतलब प्रस्तुत किया। इन्होंने वर्तमान में प्रचलित सामग्री से यहाँ प्राप्त सामग्री की तुलना कर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। इन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान समय में जो भी प्रचलित मतलब सामग्री हैं और यहाँ पर जो प्राप्त सामग्री हुई उसके तुलना मतलब भी किया कि यहाँ के सामान और वर्तमान सामान में कुछ फर्क भी है, यानी अंतर है। यानी कि वहाँ का सामान जो होता था कैसा रहता था, यहाँ पे सामान जो अभी वर्तमान में यूज हो रहा है व्यक्ति लोगों ने कर रहा वो कैसा है। फिर कहता है इनके द्वारा प्रस्तुत निष्कर्षों के आधार पर, यानी इसके द्वारा जो प्रस्तुत की गई निष्कर्ष निकाला गया उसके आधार पर वर्तमान के अन्य विद्वानों ने भी अपना पृथक विश्लेषण प्रस्तुत किया। यानी अपना अलग अलग मतलब विचार विद्वानों ने दिया। चूँकि अभी तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ा नहीं जा सकी और विद्वानों ने कहा भी कि अभी तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है पढ़ा नहीं जा सकी, जो कि लिपि था वहाँ पे। अतः सभी निष्कर्ष अनुमानों पर ही आधारित हैं। सभी निष्कर्ष जो हैं, जितना भी निष्कर्ष सभी का निकला, पूर्ण रूप से कोई भी निष्कर्ष नहीं दे पाया कोई विद्वान ने नहीं। इसलिए कहता है कि अनुमान पर ही सब आधारित हैं, अनुमान लगाया जा सकता है, इसी पे सबका कथन माना जाएगा। इसी कारण यहाँ प्राप्त पुरातात्विक सामग्री के बारे में कुछ मतभेद भी हैं। यानी यहाँ पे जितना भी पुरातात्विक सामान प्राप्त हुए उसके बारे में कुछ मतभेद हैं, यानी पूर्ण रूप से नहीं बताया जा सकता है कि कैसा है नहीं है। अगर अधिकांश विद्वान की राय प्रायः एक सही रही, यानी कि सभी विद्वान का जो मतलब राय है एक तरह रहता तब बेहतर रहता। आगे की प्रख्यात पुरातात्विक अर्नेस्ट मैके महोदय ने मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन पर 1937 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट, यानी कि एक महोदय साहब थे अर्नेस्ट मैके महोदय साहब ने मोहनजोदड़ो में जो उत्खनन हुए थे 1937 ईस्वी में मोहनजोदड़ो पर उत्खनन जो हुआ था, तो अपनी रिपोर्ट उन्होंने एक पारित किया। नाम था क्या, फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो, यानी कि फर्दर एक्सकवेशन और मोहनजोदड़ो प्रस्तुत की एक इन्होंने रिपोर्ट पारित किया। आप ये रिपोर्ट है। उसके बाद है कि मैके को यहाँ एक वर्तमान की पत्थर की चक्की की तरह, अर्नेस्ट मैके साहब को यहाँ एक वर्तमान की पत्थर की तरह चक्की की तरह एक अबतल पत्थर मिला है। यानी अर्नेस्ट मैके साहब को जो है वर्तमान की पत्थर की तरह, जो अभी आज लोग वर्तमान में पत्थर जो यूज कर रहे हैं वैसा ही चक्की की तरह, यानी पत्थर का जो चक्की यूज करते हैं पीसने के लिए, तो वही चक्की की तरह एक अबतल मतलब प्राप्त हुआ। क्या मिला, एक अबतल मिला। साथ ही सील पर बट्टे की तरह का एक पत्थर भी मिला था। और एक मतलब इसको मतलब चक्की की तरह मतलब क्या मिला, अबतल मिला। और उसके बाद एक बट्टा भी मिला, सील पर बट्टे की तरह एक पत्थर मिला, बट्टे की तरह एक क्या मिला, पत्थर मिला। तो यहाँ तक आप लोगों को हम समझाएं और आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो यहाँ तक आप समझिए और इसको 1 से 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए, पढ़िए अच्छा से। पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है सब अच्छा से बनेगा बच्चों। और आगे कोई भी एग्ज़ाम तैयारी कीजिएगा तो हिस्ट्री तो पूछा ही जाता है। तो आप लोग यहाँ तक रिवाइज कीजिए। इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में आप बताने वाले हैं, क्योंकि एक ही दिन में ज़्यादा बताने के बाद थोड़ा ज़्यादा हो जाने के बाद नहीं समझ में आएगा ज़्यादा, इसलिए अब नेक्स्ट दिन से ही बताएंगे। मोहनजोदड़ो के बारे में बताएंगे, वहाँ पे स्नानागार भी था और कितना लंबा चौड़ा स्नानागार थे, ये सारा चीज़ आपको बताएंगे। तो बच्चों आज तक यहाँ तक के लिए रहने देते हैं। और पढ़ाई अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और उसको बताइए कि यहाँ पे SPPD बुक जो है पूरी तरह से पढ़ाया जाता है। और
क्वेश्चन आंसर भी कराया जाता है। इस प्रकार से लोगों को बताइए और अपना पढ़िए मन लगा करके। तो आज तक यहाँ तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।